हमारे बीच में शिरकत कर चुके हैं एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड द यंगेस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर उमर अब्दुल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला साहब, दावत कबूल करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, अदीमुल फुर्सत होने के बावजूद ही बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान न्यूज़ तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि बदलता जम्मू कश्मीर हमारा उन्वान है, टाइटल है, और आपने बहुत सारे हालात देखे हैं। जब आप पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, वालिद साहब को देखा, तब से फिर आप पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, यूथ से पेरेंट बॉडी में चले गए, फिर चीफ मिनिस्टर भी बने। कितना बदला जम्मू कश्मीर, जो पिछले 3 सालों का अगर हम फिगर देखें, फिर अर्थवाइज स्टेट का भी आपके पास आंकड़े हैं, तो ये जो फिगर्स, ये जो डिटेल सामने आ रही है, चाहे वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आए, गवर्नर हाउस से आए, एथेंटिक सोर्सेज से आए, तो आपकी नज़र में कितना बदल रहा है जम्मू कश्मीर, कितना बदल चुका है जम्मू कश्मीर? अब बदलाव तो आता ही है, वक्त आप रोक नहीं सकते हो, और हमारा तकाजा ये रहा है कि बदलते वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। अब हमें ये नहीं पूछना है कि क्या जम्मू कश्मीर बदल रहा है या नहीं, क्योंकि बदलाव तो आ ही रहा है। हमें ये पूछना है कि क्या उस बदलाव में बेहतरी आई या नहीं। और मेरा मानना है कि जितनी बेहतरी आनी चाहिए थी, जितनी बेहतरी की लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, जितनी बेहतरी का लोगों के साथ वादा किया गया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने पिछले 2.5 साल की बात की और कहा कि उस दौर में क्या बदला और उससे पहले क्या बदला। लेकिन अब आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई है जिन्होंने 100% अपने वादे पूरे किए हों। कुछ कम, कुछ ज़्यादा कोशिश रहती है, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर होता है कि वादे भूले नहीं जाते और कोशिश की जाती है कि उन पे अमल हो। लेकिन पिछले 2.5 साल से तजुर्बा हमारा ये रहा है कि जो बातें 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की गईं, उनको शायद आज भुला दिया गया है। ये कहा कि 370 और 35 से रद्द करिए, जम्मू कश्मीर में अलाइदगी पसंद सोच रहेगी नहीं। वो कहाँ तक दुरुस्त है, आंकड़े आपके सामने हैं। कितने लोकल नौजवान आज अपनी मर्ज़ी से बंदूक उठा रहे हैं, वो आप सबके सामने है। चलिए, जम्मू में कम, कश्मीर में हम इसका असर ज़्यादा देखते हैं। हमसे कहा गया था कि 370 और 35 से हटने पे ही फ़ौरन जो वहाँ से निकले हुए कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं, वो वापसी का रास्ता ढूंढ लेंगे। सच्चाई ये है कि पिछले 3 साल में जितने वहाँ से निकल गए हैं, शायद पिछले 10-15 साल में उतने नहीं निकले होंगे। जितने उन पे हमले हुए पिछले 5-10 साल में, उतने हमले उन पे नहीं हुए होंगे। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि बस 370 ही आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। 370 हटते ही यहाँ पे बेशुमार नौकरियाँ होंगी। कहाँ हैं वो नौकरियाँ? कहा गया था कि हुकूमत की कारकर्दगी में एक बेहतरी आएगी। कौन सी बेहतरी आई? मुझे एक जगह दिखाइए ना आप जहाँ पे बिना किसी इल्ज़ाम के आप कोई रिक्रूटमेंट कर सके। अभी तक 3 बड़े लिस्ट आपने जारी किए रिक्रूटमेंट के लिए, उन तीनों पे आज इंक्वायरी बैठी हुई है। चाहे वो पुलिस की लिस्ट थी, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज वालों की लिस्ट थी, या दूसरी लिस्ट थी, तीनों में आज इंक्वायरी बैठी हुई है। नौजवान परेशान हैं। अब चलिए, घोटाला 2 ने किया होगा, बाकी 8 जो हैं उनकी नौकरी चली गई। हमसे कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो 370 है, और 370 हटते ही यहाँ पे आप तरक्की का जो दौर देखेंगे उसका कोई मिसाल नहीं होगा। आज 2.5 साल बाद मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे, अब मुझे ज़रा दिखाइए कोई नई इन्वेस्टमेंट जो यहाँ आई हो, कोई एक नया कारखाना जो यहाँ लगा हो। मैं नहीं कहता हूँ कि वो कारखाना अपना काम शुरू कर रहा हो, लेकिन कम से कम वहाँ संग बुनियाद तो रखा गया हो। कोई एक ऐसा कारखाना यहाँ पे या कश्मीर में
मुझे वो मत दिखाइए जो पहले से ही सांबा में काम कर रहे हो या बड़ी ब्रह्मणा में काम कर रहे हो या कठुआ में काम कर रहे हो। उन 3 बेल्ट के अलावा मुझे कोई और इलाका दिखाइए ना जहाँ इस जम्मू कश्मीर के बाहर से कोई आया हो वहाँ पे ये इन्वेस्ट करने के लिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि सुना हमने बहुत कुछ, देखा हमने बहुत कम। और सबसे बड़ी जो मुझे आज लगता है जो बदकिस्मती है वो ये है कि गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराने वाले बहुत कम लोग रह गए। आज आप अखबार देखिए, मीडिया देखिए, ज़्यादातर सोशल मीडिया देखिए, जहाँ पे हुकूमत की मुखालफत होती है वहाँ पे हुकूमत का दबाव आ जाता है। मुझे कोई आज ऐसा अखबार नहीं दिखता, और मैं अपने दौर से उन अखबारों का मुकाबला करता हूँ। मैं हैरान होता हूँ ना, अब इन अखबारों को हो क्या गया? जो कल तक हमें पकड़ते थे, हमें सवाल पूछते थे, हमें अकाउंटेबल रखते थे, आज वो हुकूमत जो है वो अखबार सिवाय प्रेस नोट छापने के उनका और कोई काम नहीं है। तो हाँ, ये ज़रूर बदला है कि यहाँ की मीडिया को जो फ्रीडम था, जो आज़ादी थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। ठीक है उमर साहब, मैं ज़रा इसी से शुरू करूँगा। आपने कहा कि मीडिया की आज़ादी पर कदगने हैं, आप खुलकर बोल रहे हैं, सबके सामने हुकूमत की तनकीद भी कर रहे हैं, हुकूमत की कुछ पॉलिसियों की बात भी कर रहे हैं, तो फिर गैग तो है नहीं ना? नहीं, है ना। आप एक आध चैनल की बात ना करें, मैं अखबार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रिंट पे आपका मैं ज़्यादा प्रिंट और सोशल मीडिया, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जर्नलिस्ट हैं, मुझे उनका हाल पता है ना। डर डर के वो कहानियाँ भेजते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको पता नहीं है कब किस पुलिस थाने से उनको बुलावा आएगा और SHO साहब उनसे जवाब लेना शुरू करेंगे। आपको कोई नहीं छेड़ेगा, मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन ग्रास रूट पे जो मेरे वर्कर हैं उनको पता है ना गवर्नमेंट का दबाव कितना होता है। इन्वेस्टमेंट की जब बात चली तो लगातार ये कहा गया कि देखिए, जब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कहा गया कि 70 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट कभी जम्मू कश्मीर में हुई नहीं। 50,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट जनाब आनंद फानन में तो होगी नहीं, इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, और सिस्टम ने थोड़ा काम किया, थोड़ा कोविड का पीरियड है। उसके बाद कहा गया कि कुछ काम हो रहे हैं, जिंदल का नाम लिया जा रहा है कि उसने स्टील अपना शुरू कर दिया है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना साउथ कश्मीर के अंदर। कहाँ पे ना? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मुझे मिसाल कोई एक दे दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 50,000 के 50,000 करोड़ दिखने चाहिए, लेकिन 50 में से कम 1000 तो दिखे। आपने जिंदल की बात की, हाँ जनाब, जिंदल साहब आए, उन्होंने वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो हमारे मुगल गार्डन ले लिए, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाइए ना। वो तो CSR है, वो तो हर कोई करता है, इससे पहले JNK बैंक वाले करते थे। लेकिन मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दिखा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हो, कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना? जिन मेडिकल कॉलेजेस की आप जिक्र करते हो, वो मेडिकल कॉलेजेस तो जाते जाते गुलाम नबी आज़ाद साहब दे गए। जो आपका IIT IIM है, वो मुफ्ती साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उसका तो ऐलान तब हुआ। जो आपके एम्स हैं, वो मुफ्ती साहब के दौर में उनका अनाउंसमेंट हुआ। जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था। जो आपका जम्मू श्रीनगर 4 लेन हाईवे का है, दोनों टनल, उस वक्त मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। ये रेल प्रोजेक्ट, हर प्रधानमंत्री ने इस रेल प्रोजेक्ट पे आके इंदिरा गांधी जी के बाद कहीं ना कहीं संगे बुनियाद रखा, कुछ उन्हें एक से ज़्यादा। तो मुझे नया कोई दिखा दीजिए, मैं कहूँगा ना हाँ बिल्कुल ये सही है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन जम्मू, ये भी कोई नई बात नहीं है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन जम्मू तो 3 साल पहले उसका काम शुरू हुआ था। तो आप बताएं ना, जब आप कहते हो 50,000 करोड़, मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ इशारतन ही सही, मुझे उस 50,000 करोड़ में से 1,000 दिखा दीजिए, मैं कहूँगा हाँ जनाब ये 1,000 बिल्कुल ग्राउंड पे है। यानी आपका ये मानना कि ये जो आंकड़े दिए जा रही, ये मल प्रैक्टिस है जी, फर्ज सारा है, इसमें सिर्फ दफ्तरी आंकड़े ना, खोखला है, ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाओ तो दिखता नहीं है। हर साल आपका डेलीगेशन दुबई जाता है, हर साल। क्या दिखा आपको दुबई से? ना वो बेचारे वो लूलू वो दुकान का कोई लूलू, हर साल उस बेचारे लूलू साहब को पेश किया जाता है दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लूलू साहब ऐलान करते हैं हाँ जनाब मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ इतना इन्वेस्टमेंट लेके, और हम बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लूलू साहब का इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ हमें दिख जाएगा। नहीं दिखता ना, हमें दिखता नहीं है। सुनते हैं, देखते नहीं हैं, और देखने के लिए हम तैयार हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ये रविंदर दोस्त है मेरा, ये जानता है मुझे। मैं बिना मतलब के मुखालफत नहीं करता हूँ। अच्छा, आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं ना, जब ये प्रोसेस चलाना होता है तो
अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि अब आपको पता है कि फाइल मूव करवाने, क्लियरेंस। मुझे बताइए ना, मेरी बात छोड़िए, नहीं मैं प्रधानमंत्री, मैं आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का एग्जांपल दे देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के। रतन टाटा साहब को फैक्ट्री लगानी थी नैनो गाड़ी के लिए। क्या किया मोदी साहब ने? टेलीफोन उठाया, रतन टाटा को फ़ोन किया, कहा आपको जो चाहिए आप करें, आप गुजरात में फैक्ट्री लगा दीजिए। उसी वक्त रतन टाटा ने ऐलान किया और साल भी नहीं लगा शायद, नैनो गाड़ी जो है गुजरात में आपकी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। मुझे उस तरह का चाहिए, मुझे नैनो गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नैनो गाड़ी का टायर का एक फैक्ट्री दिखा दीजिए ना, जो लगा हो। नैनो फैक्ट्री दिखा दीजिए, अब टाइम नहीं लगता। आपका ये मानना कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है और जो डेवलपमेंट की बातें हो रही है, जनाब सिर्फ एक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर पेपर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ मुझे नया कुछ नहीं दिख रहा है। कितना वक्त लग सकता है? मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि अगर आप क्या क्या 3 साल काफी नहीं है? उसमें कोविड भी चलिए, गुलाम नबी आजाद साहब कितने कोविड के 2 साल भी निकालिए ना। अब कोविड, अब आपका बहाना, आप तो कहते हो कोविड में आपकी इकोनॉमी ग्रो कर गई। आप तो दुनिया को कहते हो ना, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप तो कहते हो हमारा जीडीपी देखिए, हमारे जीडीपी पे कोविड का कोई असर ही नहीं पड़ा। जब आपको कोविड दिखाना होता कि देखिए आप कितनी कामयाबी से हम कोविड का मुकाबला कर गए, तब तो आप कहते हो कि कोविड का हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और कहते हैं ना हमें ज़रा एग्जाम्पल दे दीजिए तरक्की की, आप कहते हो ना हम कोविड में कुछ कर नहीं सके। ये दोनों तरफ से बहाना नहीं चलता ना। या तो कोविड आपने बड़ी कामयाबी से डील किया तो फिर ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर में भी डील किया होगा। जम्मू कश्मीर में कोविड क्यों? क्या बाकी मुल्क में कोविड नहीं था? वहाँ जीडीपी ग्रो करेगी, यहाँ हम ग्रो नहीं करेंगे, कोई वजह? ओवरऑल जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपने अपना पीरियड भी देखा, उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी पीरियड आया, हमने काफ़ी रेजिडमेंट देखी है सरकारों के ख़िलाफ़। आज जो ये पीस दिख रहा है, जो कहा जा रहा है कि जब अमन है 2019 के बाद, क्या वाक़तन जम्मू कश्मीर के अंदर अमन है? कैसे आप देख रहे हैं इसको? अब इतना मैं ज़रूर मानूंगा कि आजकल जिस तरह हम बीच बीच में पथराव का दौर देखते थे वो हम नहीं देख रहे हैं। अब कहाँ तक इसमें लोगों का मिजाज बदल गया, या कहाँ तक इसमें हुकूमत का इतना दबाव है कि कोई फेंकना नहीं चाहता। जैसे भी हो, चलो अच्छा है, पत्थर ना ही फेंक के जाए तो हम उस चीज़ का जो है इस्तिकबाल करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी निज़ाम कहाँ से बेहतर हुआ ना? मुझे कश्मीर का एक इलाका दिखाइए जहाँ पे आज खतरा ना हो। श्रीनगर की हम बात करेंगे, डाउनटाउन छोड़िए, अपटाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। जो गवर्नमेंट के करीब बैठे हैं वो बिना 10 बॉडीगार्ड के अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जिनको मामूली सा पोस्ट मिलता है वो फटाफट गवर्नर साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ना मुझे वो खास सिक्योरिटी, स्पेशल ब्लू सफारी सूट वाले, मुझे वो चाहिए अपने बचाव के लिए। तो कहाँ से सिक्योरिटी मैं तब मानता ना अगर कि जब मेरी हुकूमत थी, श्रीनगर में हम सब ट्रैफिक लाइट के लिए रुकते थे। एज चीफ मिनिस्टर मेरे लिए कभी श्रीनगर में या कहीं पे रूट नहीं लगता था। आज जनाब जब गवर्नर साहब को कहीं जाना होता है, खतरा इतना है कि 10-10 मिनट तक वो सड़क बंद करते हैं। और मुझे पता है क्योंकि मैं गुपकार रोड पर रहता हूँ, उनका आना जाना हमेशा वहाँ से होता है। मुझे पता है कितनी देर तक हमारे गेट बंद रखे जाते हैं क्योंकि खतरा इतना है। तो एक तरफ से अगर खतरा इतना है कि गवर्नर साहब के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की तरह का रूट लगाना पड़ता है, दूसरी तरफ से आप कहते हो सिक्योरिटी का माहौल बेहतर हो गया। अगर बेहतर हुआ है तो गवर्नर साहब को तो फिर इस रूट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जैसे हम चलते थे ट्रैफिक लाइट पे रुक रुक के सेक्रेटेरिएट, इसी तरह वो भी रुक रुक के चलें। लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं कि खतरा है। उमर साहब मान रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर है सिचुएशन यहाँ, बाय एंड लार्ज आप कह रहे हैं कि जो जनाब हालात पहले थे वैसे ही हैं। अब कह रहे हैं जहाँ तक मिलिटेंसी का सवाल है, मैं कहूँगा हालात बिगड़ गए हैं, बेहतर नहीं हुए हैं, बिगड़ गए हैं। वैसे इलाके जिनको हमने मिलिटेंसी से आज़ाद किया था, जिस तरीके के फिगर्स दिए जाने के जनाब इतने 100 मिलिटेंट हमने मारे, ये टारगेट लिस्ट है जी, अब इसके बाद कोई नहीं रहेगा। अब आप टारगेट कैसे रख सकते हो ना?
आप क्या पुलिस को नंबर देते हो जैसे किसी बिजनेस का कि जनाब आपने इतना प्रॉफिट कमाना है, तो आप एसएचओ को कहोगे जनाब आपने इतने मारने हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले को इतने मारने हैं, फिर जोन वालों को इतने मारने हैं। जनाब ये मिलिटेंसी के खिलाफ कैटेगराइज तो आपके टाइम में भी मिलिटेंट होते थे कि बिना ये टॉप 10 मिलिटेंट्स है, फिर हमें भी पता था किस ये तरीके नहीं, के लेकिन हम नंबर के हिसाब से टारगेट, तो आप तो जिस तरह आप कह रहे हो कि नंबर के टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप 10 मारिए, आप 15 मारिए, आप 20 मारिए। मैंने वैसा नहीं कहा, मैंने कहा कि टारगेट लिस्ट होता कि जब इतने मिलिटेंट अभी एक्टिव है तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बाद में हमें पता लगता है। लेकिन कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये कह रहा है कि आज हमने एक मारा लेकिन कितने और बने? तो आपका ये मानना है कि अगर एक मर रहा है तो एक दो और भी आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। साइकिल इज गोइंग ऑन, साइकिल इज कंटिन्यूइंग। और एक नया टर्म शुरू हुआ है, उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट या कुछ ऐसा, कॉलर हाइब्रिड या वाइट कॉलर दोनों। ये मतलब मेरे दौर में तो ये सिस्टम था नहीं, हमारे पास कोई इस तरह की कोई वो ये क्लासिफिकेशन थी नहीं, मिलिटेंट, टेररिस्ट, मिलिटेंट, कोई हाइब्रिड और ये नहीं। लेकिन ये हाइब्रिड तो नए होंगे ना, ये अभी अभी बने होंगे।